नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 एवं 4.0 के लिए पीआरटी पर्यावरण की एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पर्यावरण स्पेशल में आपके लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं। एनसीईआरटी आपके जितना काम का था हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। उसके अलावा आपको अतिरिक्त उसमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में समझाया गया, बताया गया, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आज की क्लास में हम आपके लिए टीआरई 2 और टीआरई 3 का पीआईक्यूज भी लेके आए हैं और साथ में हम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको कवर किए। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो एपिसोड 4 में हम कंप्लीट करा देंगे। तो हो सकता है कि आपका अगले एपिसोड तक कंप्लीट हो जाए पीआरटी का कंप्लीट सिलेबस, एंड हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड तक यानी कि कल तक हो जाए। आते हैं, पहला सवाल जो है यहाँ पे टीआरई 2 के प्रश्न ये, द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री, पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिपको मूवमेंट चूँकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है और ईयर आपको पता है चिपको मूवमेंट के बारे में कि 1973 में उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आगे चल के नेतृत्वकर्ता हुए थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। सुंदरलाल बहुगुणा जी हुए थे। और इसके चिपको मूवमेंट को शुरू किसने किया था? तो गौरा देवी नाम की एक महिला थी। गौरा देवी नाम की एक महिला थी। और साथ में इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट का भी नाम चिपको मूवमेंट से लिया जाता है। और इस जो पुस्तक है, इस पे जो पुस्तक लिखी गई, ये इसके राइटर हैं शेखर पाठक। तो शेखर पाठक जो है द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है। आगे बढ़ते हैं, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आज की क्लास में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए, तो वहाँ पे हम दिवस भी कवर करेंगे। अज्ञात शवों की डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न कभी भी आए तो आपको मान लीजिए नहीं पता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो आप आइडिया हो जाएगा। अज्ञात शव यहाँ की बात कर रहा है। अब आप बताइए, हिमाचल प्रदेश, गोवा है, मध्य प्रदेश। अब आप यहाँ बताइए कि इन तीनों राज्यों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है अज्ञात शव कहाँ पे मिलेंगे? तो अज्ञात शव की बात करें तो अज्ञात शव ऐसे जगह पे मिलते हैं जो ज़्यादा दुर्लभ स्थान होते हैं। तो दुर्लभ स्थान पे चूँकि सुविधाएं बहुत कम होती हैं, परिस्थितियाँ बहुत ही अनुकूल नहीं होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हिमाचल प्रदेश, गोवा और मध्य, गोवा तो छोटा सा है, गोवा छोटा सा राज्य है और गोवा में तो आराम से जो है इतना तो टेक्नोलॉजी है ही कि आराम से ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जो कि पहाड़ी राज्य हैं, काफ़ी ऊंचाई पर भी स्थित है, तो वहाँ पे अज्ञात शव को लेकर प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार पहाड़ों में दब जाते हैं वगैरह वगैरह। तो इन सब केसेस में बात करें तो डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो आप समझ गए। और कभी भी जैसे प्रश्न आते हैं तो करने का तरीका होता है। अब जैसे ये प्रश्न हमें नहीं आता था, लेकिन जब हमें पेपर मिलता है तो हम बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को कर ले जाते हैं। कारण होता है कि हम जो यहाँ पूछा गया उसको हम लिंक करने का प्रयास करते हैं। कई बार लिंक हो जाता है, कई बार लिंक नहीं होता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग बोलते हैं। और इस लॉजिकल गेसिंग की मदद से हम कोशिश करते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने की, ऐसे केस में जब हमें नहीं पता होता। लेकिन जहां हमें पता होता है, और ध्यान रखिए आपका नॉलेज सर्वोपरि है, जो आपने पढ़ा है, जो आपने जानकारी रखी है वो सर्वोपरि है। अगला प्रश्न है, 10 मई 2023 को सेंट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? तो 10 मई 2023 को जर्मनी ने सेंट पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी किया था, होस्ट किया था जर्मनी ने। और इस साल के लिए भी ध्यान रखिएगा, 25-26 अप्रैल 2024 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की सम्मेलन की मेज़बानी फिर से जर्मनी ने किया है। तो बर्लिन में आयोजित हुआ था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। तो अगर इस बार के लिए भी प्रश्न पूछेगा कि जो है 25-26 अप्रैल 2024 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी, तो आपका आंसर अगेन से जर्मनी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इस साल भी जर्मनी में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, और जर्मनी की लीडरशिप में ही चलता है। फिर अब प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इससे आसान प्रश्न आपको मिल नहीं सकता, 22 मार्च है। बाकी भी हम जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको लास्ट में कवर कर लेंगे इस वीडियो में। प्रश्न है, एक सींग युक्त गेंडे का गृह राज्य है? तो एक सींग युक्त गेंडे का गृह राज्य ये असम है। असम में सबसे ज़्यादा एक सींग युक्त गेंडा पाया जाता है, जिसको हम वन हॉर्न राइनो बोलते हैं। वन हॉर्न राइनो बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बाकी हम एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको एक संयुक्त गैंडे के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको दे देंगे। आगे बढ़ते हैं, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक अशांति, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, तबाही, कैटेस्ट्रॉफ, पारिस्थितिकी क्षरण। तो पारिस्थितिकी क्षरण जो है ये प्रश्न का सही आंसर है। और तो ये ध्यान रखिएगा, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और जब मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन होता है, यानी हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, क्षरण कर रहे हैं, तो इसको हम पारिस्थितिक क्षरण बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। फिर अगला है, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। तो काला फेफड़ा, देखिए फेफड़ा काला जो होता है वो कार्बन से रिलेटेड जो
चीज़ें होती हैं, जब उसको इनहेल ज़्यादा लोग करते हैं तो होता है। जैसे आपने एक सुना होगा कि मतलब दिल्ली में रहने वाले जो लोग होते हैं उनका इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि फेफड़ा ही काला हो गया है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे अगर आप रिलेट भी करना चाहेंगे आराम से, तो आप देखेंगे कि जो कोयला खनिक हैं, कोयला खदानों में जो काम करने वाले खनिक हैं, उनके साथ में काले फेफड़े का रोग हो सकता है। आप सोचिए किसान को काले फेफड़े का रोग हो सकता है क्या? किसान मेहनत करता है, स्वस्थ रहता है, आराम से काम करता है, उसको तो हो नहीं सकता। कपड़ा उद्योग के श्रमिकों को, तो कपड़ा उद्योग के श्रमिकों को ये समस्या नहीं होती है। कपड़ा उद्योग के श्रमिकों को जो समस्या होती है, कोई कमेंट करके बताएं, देखते हैं किसका सही जाता है, फिर हम बताएंगे। तो इस काले फेफड़े का रोग जो है वो कोयला खनिकों से संबंधित होता है। कोयला की जो खदानें होती हैं वहाँ मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब भारी मात्रा में रिलीज़ होती रहती है, तो इस वजह से ये दिक्कत हो जाती है। तेल स्लिक क्या है? तो तेल स्लिक जो है समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म होती है। कई बार ट्रांसपोर्ट कर ले जाते समय समुद्र के अंदर जो जहाज़ होते हैं वहाँ से तेल का रिसाव हो जाता है, जो टैंकर्स होते हैं उसमें तेल का रिसाव हो जाता है कई बार, तो समुद्र की सतह पर तेल फैल जाता है। समुद्र की सतह पर तेल फैल जाता है और तेल की एक लेयर बन जाती, परत बन जाती है, जिसको हम तेल स्लिक बोलते हैं, ऑयल स्लिक बोलते हैं। और इसको जो है साफ़ करने का तरीका होता है जिसको हम ऑयल जेपर बोलते हैं। और एक मेथड होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑयल जेपर एक साथ में ही है लेकिन अलग अलग मैंने लिख दिया है। तो ऑयल जेपर एक मेथड होता है जिससे तेल स्लिक का जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किया जाता है, इसको जो है हटाया जाता है, जो तेल की पतली फिल्म बन जाती है इसको सही किया जाता है। तो ऑयल जेपर एक मेथड है जिससे तेल स्लिक की समस्या से निजात पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न में भी आप देखिएगा तो विकल्प देखिए, उबला हुआ तेल, ठंडा तेल, समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म। तो आप देखेंगे रिलेवेंट क्या है, जो हमारे लिए कंसर्न का विषय हो सकता है। तो समुद्र की सतह पर तेल की जो पतली फिल्म होती है वो हमारे लिए समस्या हो सकती है, तो तेल स्लिक जो है इससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये तरीका होता है कि कई बार जब हमें नहीं पता होता है, चलिए हमें तो पता होता है लेकिन कई बार मान लीजिए आपको नहीं पता, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। आँख बंद करके प्रश्न को सॉल्व करने से ज़्यादा बेहतर है आप इस तरीके से प्रश्नों को देख लें। और जब भी आपको नहीं पता हो तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मान लीजिए किसी प्रश्न का आपको आंसर बिल्कुल नहीं पता है तो हम नन ऑफ दिस बिल्कुल मत लगाइए। जो 3 ऑप्शन है उसमें आप पहले एक्सप्लोर करिए कि क्या वहाँ पे हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो ये है विशालकाय पांडा, जायंट पांडा। और ये सब प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी भी हम डिटेल में अभी आगे देख लेंगे सभी के बारे में। ओजोन छिद्र अधिक अस्पष्ट होता है, तो ओजोन छिद्र के बारे में हमने आपसे बताया था कि अंटार्कटिक में, जो कि दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है, तो अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव में इसको पता लगाया गया था वैज्ञानिकों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के जैसे, तो ग्लिसरॉल भी कार्बनिक प्रदूषण करता है, पॉलीफॉस्फेट भी, सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन भी, तो सभी हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, और ग्लिसरॉल को जो है बाई प्रोडक्ट भी बोलते हैं कई बार, कि बाई प्रोडक्ट है साबुन और डिटर्जेंट इंडस्ट्री का, बाई प्रोडक्ट भी है ग्लिसरॉल। फिर है ऑटोमोबाइल निकास, एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक क्या है? तो ये लेड होता है, जिसको शीशा बोलते हैं हिंदी में। तो लेड धातु या शीशा धातु जो ऑटोमोबाइल निकास एग्जास्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक माना गया है, इंपॉर्टेंट है। पारे के बारे में आपको पता ही है। फिर है सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, तो सुनहरा रेशा जूट को बोलते हैं, जूट को, और जूट को पटसन भी कहते हैं। तो सुनहरा रेशा जूट को, गोल्डन फाइबर जूट को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, वायु प्रदूषण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो वायु प्रदूषण का जो, अब ये प्रश्न आपके TRE 3 15 मार्च के हैं। तो वायु प्रदूषण का जो प्रभाव होता है निम्नलिखित से पत्तियों पर पाया जाता है, मुख्यतः यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ बोला गया प्राय मतलब इन जनरल किस पे पाया जाता है? तो पत्तियों पर ही पाया जाता है, पत्तियों पर नोटिस किया जाता है, क्योंकि पत्तियाँ सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। क्लोरोफिल से लेकर जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं पत्तियों पर होती हैं, तो इस वजह से तना तो हो नहीं सकता। तो इस प्रश्न का जो आंसर है पत्तियाँ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है? तो अजीवीय कारक का मतलब होता है एबॉयटिक फैक्टर। अब बोला अजीवीय कारक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जीवीय कारक पता करना है, जीवीय कारक पता करना है इस प्रश्न में। तो जीवीय कारक कौन है? जंतु है, जीव जंतु, हरे पादप, ये सब जो है जीवीय कारक में आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। तो प्रश्न को आपको ध्यान देना होता है। और यहाँ आर्द्रता उन्नतांश, तो आर्द्रता उन्नतांश ये दोनों ही क्या है? अजीवीय कारक हैं, अजीवीय कारक हैं। अभी सब हम डिटेल में देखेंगे, जैव अजैव कारक सबके बारे में। इस प्रश्न का आंसर जंतु है। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से
किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम पशुजन्य बीमारी कहते हैं। और ध्यान रखिए संक्रामक हो सकता है, लेकिन हम इसे कहते क्या हैं, यहाँ ये पूछा गया है कि जब कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से, मान लीजिए कोई जानवर है, नॉन ह्यूमन कौन हुआ, जानवर ही हुआ, जानवर से या पक्षी से जब मनुष्यों में पहुँचती है तो इसे हम पशुजन्य बीमारी कहते हैं। तो ध्यान रखिए जूनोटिक डिसीज़ इंग्लिश में बोलते हैं, जूनोटिक डिसीज़। और यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो विशेषताएं जब हम देखेंगे जूनोटिक डिसीज़ का तो वो संक्रामक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसे कहते क्या है, जब बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से मनुष्य में पहुँचती है तो इसको हम पशुजन्य बीमारी कहते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर ए ही होगा, तो कन्फ्यूज ना हो आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो हमने जब इसका प्रश्न सॉल्व कराया था तो हमने ध्यान नहीं दिया था और वहाँ पे हमने आपको इसका आंसर HF बताया था, लेकिन HF जो है प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण है। CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और HF तीनों ही प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं और इसके बारे में हमने ऑलरेडी क्लास 1 में चर्चा कर लिया है। तो प्राथमिक प्रदूषक, ये तीनों ही प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और सभी लोगों के लिए बताया था जिन्होंने अभी तक इन्वायरमेंट की क्लासेस नहीं देखी हैं, अभी हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो एपिसोड 1, 2, 3 जरूर देख लें, ये तीसरा एपिसोड चल ही रहा है, जरूर देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी आपकी परीक्षा के लिए। भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ कोरल रीफ्स की बात कर रहे हैं, तो कोरल रीफ्स भारत में जो पाई जाती हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। इसके अलावा अन्य जगह पे भी पाई जाती हैं, भी एक साथ में हम चर्चा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। और एक हिसाब से जैसे ये प्रश्न था प्रवाल भित्ति है, अगर आपको इतना पता है कि प्रवाल भित्ति पाई कहाँ जाती है, कहाँ पाई जाती है, समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है, समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब हिमालय क्षेत्र में समुद्र कहाँ से आ गया, उत्तर प्रदेश में समुद्र कहाँ से आ गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, समुद्र के बीचों बीच स्थित है, तो यहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जा सकती हैं। इसके अलावा लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, बाकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब होते हैं लॉजिक लगाने के, इसको बोलते हैं लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग जब आपको मान लीजिए नहीं पता हो तब उस केस में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और वो आपके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अब आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है, तो प्रदूषण जनित पॉल्यूशन से होने वाला विकार है। तो फ्लोराइड के पॉल्यूशन से क्या होता है, फ्लोराइड के पॉल्यूशन से कौन सी बीमारी होती है, तो फ्लोरोसिस बीमारी होती है। बाकी हम नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे, तो इन सबसे रिलेटेड जो आपके जो फैक्ट्स बन सकते हैं उसके लिए हम ले आएँ आपके लिए। फिर हम मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है, तो मल के द्वारा जो प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की कमी से होती है। अगर हम आपसे पूछें कि मछलियाँ जो हैं, जो पानी में मछलियाँ होती हैं सांस कैसे लेती है, तो आपका आंसर क्या होगा, घुलित ऑक्सीजन की मदद से। और मछलियों में गिल्स पाए जाते हैं और गिल्स की मदद से वो सांस लेती हैं, लेकिन वो घुलित ऑक्सीजन ही ले सकती हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन नहीं ले सकती हैं। तो इसलिए जब मल के द्वारा पानी प्रदूषित हो जाता है तो उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उस घुलित ऑक्सीजन की कमी से जो है मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर बी है, और ज़्यादा बेटर होता कि अगर आयोग आपको घुलित ऑक्सीजन की कमी देता तो ज़्यादा अच्छा आंसर था। आगे बढ़ते हैं। BOD जैव ऑक्सीजन की मांग, जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो BOD जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा। तो ध्यान रखिएगा जब BOD हाई रहेगा तो इसका मतलब होता है पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक रिलेशन यहाँ पे और भी समझ लीजिए कि BOD अगर ज़्यादा है तो जो घुलित ऑक्सीजन होगी वो कम होगी, घुलित ऑक्सीजन पानी में कम होगी। BOD ज़्यादा तो उतना ही कम होगा, यानी BOD ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो उच्च मात्रा है तो उतना ही ये कम होगा, तो घुलित ऑक्सीजन कम माना जाएगा। और घुलित ऑक्सीजन कम हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ तो समस्या है पानी में, और घुलित ऑक्सीजन कम है तो अभी हमने ऊपर देखा था प्रदूषण देखा था कि जो है मल वगैरह जाता है, तो कोई प्रकार का भी जब प्रदूषण होगा तो जो है घुलित ऑक्सीजन कम होगा, तो इसका मतलब प्रदूषण है। BOD ज़्यादा है तो इसका मतलब प्रदूषण ज़्यादा है, तो ये भी रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। और जब बोलेंगे लो BOD है, BOD कम है, तो इसका मतलब है पानी कम प्रदूषित मान सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर होगा कि पानी सही है, ठीक है। लो BOD का मतलब यही होता है। बाकी हाई BOD का मतलब होता है पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। और ये सेम टू सेम प्रश्न लगभग मिलता जुलता प्रश्न जो है ये UPSC में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो भारत में ये टोटल कुल 36 हैं पूरे विश्व में, और भारत में 4 पाए जाते हैं, और 4 में 2 जो है पूरे तरीके से भारत में पाए जाते हैं, और 2 जो है कुछ अन्य देशों में भी पाए जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पश्चिमी घाट है जैव विविधता हॉटस्पॉट, और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो नॉर्मन
मेयर्स ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा, अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे। प्रश्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो पीलिया रोग जो होता है वो संदूषित जल से फैलता है, संदूषित जल से फैलता है। संदूषित यानी जो जल प्रदूषित होता है, तो पीलिया रोग जॉन्डिस जो है प्रदूषित जल से फैल सकता है, संदूषित जल से फैल सकता है। फिर ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, तो इस प्रश्न का भी हमने जो है एक्चुअली में ध्यान नहीं दिया था, और ध्यान न देने की वजह से कई बार क्या होता है, जैसे चूंकि हमारा इंग्लिश मीडियम रहा है तो कई बार हिंदी में प्रॉब्लम, तो चूंकि हमने वीडियो इनिशियली बनाया था, पहले बनाया था, तो कई बार इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो उसके वजह से हमने इस प्रश्न का आंसर आपको गलत बता दिया था। और यहाँ पे आंसर होगा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, परमाणु ऊर्जा भी है, भूतापीय ऊर्जा भी, बायोगैस भी है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बाकी हमने आपको गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऑलरेडी शॉर्ट्स के माध्यम से समझाया है, और साथ में हमने फर्स्ट क्लास में भी इसको शायद कवर, सेकंड क्लास में इसको कवर भी किया, तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप इसको एनसीईआरटी के हिसाब से मत मानिएगा, एनसीईआरटी से आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जो आपको बताया गया बस आप वही मानें। आगे बढ़ते हैं, और सिंपल आप समझिए कि जो परंपरागत स्रोत होते हैं, परंपरागत स्रोत में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस याद रखिए, बस कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस 3 याद रखिए, बाकी जो बचे सब गैर परंपरागत में आते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो ये भी हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है कि पर्यावरण के लिए जो है जनसंख्या वृद्धि होती है, तो पर्यावरण पे लोड पड़ता है, पेड़ पौधे काटे जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि होती है, तो लोगों को सेटल करने के लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो पर्यावरण को किससे खतरा हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि से। अब बताइए, पादप वृद्धि होगी, प्लांट बढ़ रहे हैं, तो क्या पर्यावरण को खतरा होगा? तो बिल्कुल नहीं। फसल वृद्धि हो रही, फसल बोए जा रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए खतरा होगा? तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन लॉजिकल गेसिंग था, अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप आराम से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ते हैं? तो इस सब के बारे में हमने आपको एनसीईआरटी भूगोल में बहुत अच्छे से पढ़ाया, समझाया है, और इस प्रश्न का आंसर है समताप मंडल। इसके अलावा क्षोभ मंडल के बारे में ध्यान रखिएगा, सबसे ठंडा मंडल है, -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जो उल्कापिंड आते हैं इसी माफ़ कीजिएगा, मध्यमंडल की बात कर रहे थे हम, -80 डिग्री सेल्सियस होता है मध्यमंडल, मीजोस्फीयर सबसे ठंडा मंडल होता है, -80 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर यहाँ का कम से कम, और सबसे ठंडा मंडल माना जाता है मध्यमंडल। और इसकी खास बात क्या होती है कि जो उल्कापिंड आते हैं अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो जो उल्कापिंड होते हैं इसी मध्यमंडल में जल के राख हो जाते हैं, तो जल के जो राख हो जाते हैं मध्यमंडल में होते हैं। तो ये आपको क्लियर है। क्षोभ मंडल में सामान्य मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का निर्माण इसी मंडल में होता है। आगे बढ़ते हैं, और वायुमंडल की हवाई जहाज क्यों उड़ाया जाता है समताप मंडल? तो समताप मंडल बात किया जाए तो रिलेटिवली जो है ये एक कह सकते हैं सन्नाटे वाला जोन रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, हालांकि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होने की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस वाला क्षेत्र रहता है, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो समताप मंडल में इसलिए वायुमंडल को उड़ाया जाता है। बाकी समताप मंडल में आपको पता है ऑक्सीजन करें ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। आगे बढ़ते हैं, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? तो वायु में ऑक्सीजन का आपको आसान प्रश्न था, 21% होता है। 0.93 किसका होता है? तो आर्गन का होता है। 0.04 किसका होता है? तो CO2 का होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन गैस N2 गैस का होता है। अब आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक हमारा जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल। इससे प्रश्न आपको TR में आपने देखा था। तो जैव भू रासायनिक चक्र होता क्या है, तो आसानी से समझ लीजिए। और कई बार मान लीजिए आपको नया टॉपिक को नहीं समझ में आता, तो आप 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, बस इतना सिंपल भी हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है? तो जैविक और अजैविक कारकों के मध्य पोषक और अन्य तत्वों के चक्रीय प्रभाव को संदर्भित करता है। इसका आपको डिफिनीशन में नहीं जाना, डिफिनीशन अगर आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिंपल में समझिए कि जो जैव भू रासायनिक चक्र होता है, पृथ्वी में, जैसे आप सिंपल सा चक्र समझिए, आपने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, सुना है सभी ने, तो वाटर साइकिल जिसको हम जल चक्र बोलते हैं, तो जल चक्र जो है ये जैव भू रासायनिक चक्र का उदाहरण होता है। तो इसमें क्या होता है, जो एक पोषण चक्र होता है, इसमें जो न्यूट्रिएंट होगा वो पूरे मतलब पृथ्वी से लेकर, पौधों से लेकर वायुमंडल तक में एक चक्र चलता रहता है, उसी में घूमता रहता है, तो इसी चक्र को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं गैसीय चक्र, जिसमें गैसेस इन्वॉल्व होती हैं, तो जो गैसेस इन्वॉल्व होती है, तो जल चक्र में वाष्पीकरण होता है, जैसे वाटर वेपर का, तो H2O जल चक्र, इसलिए गैसीय चक्र में आता है। नाइट्रोजन चक्र N2 के बारे में हमने NCERT में भी पढ़ा है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिर ऑक्सीजन चक्र O2 गैस, कार्बन चक्र, तो
कार्बन CO2 के फॉर्म में घूमता रहता है। तो इस प्रकार ये चारों चक्र ध्यान रखिएगा, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, ये चारों चक्र किसके उदाहरण है? गैसीय चक्र के। तो जल चक्र क्यों उदाहरण है? क्योंकि वाष्पीकरण होता है तो इसलिए H2O का वाष्पीकरण होता है तो गैसीय चक्र इसलिए माना गया। कार्बन चक्र में CO2 के फॉर्म में घूमता रहता है तो CO2 गैस है, तो इसलिए भी कार्बन चक्र कैसा चक्र है? गैसीय चक्र। तो ये आपको क्लियर हो गया। गैसीय चक्र कौन कौन से हो गए? जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र। याद रखिएगा, उदाहरण पूछा गया था आपसे। फिर आते हैं अवसादी चक्र। अवसादी चक्र सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र, रट लीजिए, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र के उदाहरण हैं। सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। और अवसादी चक्र का मतलब होता है कि इनका जो उत्पत्ति का स्रोत होता है सामान्यतः चट्टानें होती हैं और ये वायुमंडल में इतनी मात्रा में नहीं पाए जाते हैं कि वायुमंडल से इनका मतलब एक अच्छा खासा चक्र प्रभावित चल पाए या मतलब उसको हम स्टडी कर पाएँ। तो इनको स्टडी करने के लिए हम अवसादी चक्र पे जाना पड़ता है, यानी चट्टानों से जो उनकी उत्पत्ति होती है, चट्टानों से जो पूरे वायुमंडल में मतलब गैसेस निकलती हैं तमाम तरीक़ों से, तो वहाँ से हम इसको पकड़ते हैं। तो इसलिए अवसादी चक्र के उदाहरण है सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। गैसीय चक्र के उदाहरण जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र। अवसादी चक्र के उदाहरण सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन चक्र के बारे में समझ लीजिए। नाइट्रोजन चक्र के बारे में हमने आपको NCERT में भी पढ़ाया है और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है N2 के फॉर्म में, लेकिन जो पादप होते हैं मृदा में उनकी जड़ें होती हैं, तो पादप जो होते हैं वो N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते, नाइट्रोजन को N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन को स्थिरीकरण किया जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है किसके द्वारा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया के द्वारा, और उसको हम क्या नाम से जानते हैं? राइजोबियम। याद आया होगा आपको, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रेट के फॉर्म में। नाइट्रेट बोलते हैं इसको, नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इस रूप में जो है पौधे ग्रहण करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो आंसर है नाइट्रेट। नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, NO3- के फॉर्म में ग्रहण करते हैं। क्लियर हो गया आपको। इसके अलावा एक दूसरा तरीका होता है कि जो नाइट्रेट है या नाइट्राइट है, तो नाइट्रेट है और ये नाइट्राइट है, एक जो है इसका उल्टा प्रक्रिया होता है। तो इसका उल्टा प्रक्रिया में डीनाइट्रिफिकेशन होता है, विनाइट्रीकृत होता है, और ये विनाइट्रीकृत बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास। तो उसके बारे में ध्यान रखिए। यहाँ राइजोबियम था, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम था, और विनाइट्रीकृत बैक्टीरिया जो होता है उसको हम बोलते हैं स्यूडोमोनास। हमने आपको बताया भी होगा इससे पहले स्यूडोमोनास। और स्यूडोमोनास क्या करता है? नाइट्रेट को या नाइट्राइट को कन्वर्ट करता है किसमें? N2 में, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन में वापस से गैस में कन्वर्ट कर देता है। तो स्यूडोमोनास ये एक चक्र है, पूरा चलता रहता है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो रहा है, स्थिरीकरण हो रहा है, नाइट्रोजन पौधों में ग्रहण किया जा रहा है, फिर प्रक्रिया हो रही है फर्दर, जिससे वापस से नाइट्रोजन वापस से वायुमंडल में पहुंच जा रहा है। तो एक चक्र बन रहा है यहाँ पे। तो आप सिंपल में ही समझिए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र के बारे में आपको इतना ही जानकारी होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो वायुमंडल में 78% पाया जाता है, प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। तो ध्यान रखिए प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? CnHO, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और वहीं जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स में N नहीं पाया जाता है, तो CHO होता है वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। और पौधे एवं जंतु इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए इसको फिक्सेशन कराया जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में। और इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं जैसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन एंजाइम, नाइट्रोजनी क्षार, हाइड्रोजन ग्राही न्यूक्लिक अम्ल, ATP, ये सब उदाहरण हैं जिसमें पाए जाते हैं। पत्तियों के प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल के निर्माण में भी इनका योगदान होता है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के बारे में ध्यान रखिए। राइजोबियम आप जानते हैं। एजोटोबैक्टर एक और याद रख लीजिएगा कि एजोटोबैक्टर भी जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और नील हरित शैवाल, ये हमने आपको NCERT में बताया था कि नील हरित शैवाल, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं। इसके अलावा हमने आपको इनके बारे में और क्या बताया है कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, नील हरित शैवाल। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 3 लोग कौन कौन से याद रखने हैं आपको? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नील हरित शैवाल। ऐसे सिंपल में आपको प्रश्न दे सकता है आयोग कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है, तो ऑप्शन में दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। और नील हरित शैवाल दोनों चीज़ें करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी और प्रकाश संश्लेषण भी। ऑक्सीजन चक्र है, सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं, पूछा नहीं जाता है ज़्यादा। बस आपको ध्यान के रखना है कि वायुमंडल में 21% पाया जाता है। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, तो 46.6%, और दूसरे नंबर पे भूपर्पटी में सिलिका पाया जाता है
तो ध्यान रखिएगा, भूपर्पटी में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सिलिका दूसरे नंबर पे। बाकी आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। जितना आपको बताया जा रहा है बस आपको उतना तैयार करना है। बाकी जो इसमें नोट्स में जो चीज़ें दी गई उन सबको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको बताया जा रहा है बस उतना ही आप फोकस कीजिए लास्ट टाइम के लिए। अब आते हैं वायुमंडल में। वायुमंडल में प्रमुख गैसेज होती हैं। सबसे नंबर 1 पे कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है 78%। इसको दशमलव में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 78% ही दिया जाएगा। ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93, ये दशमलव में याद करिए आप। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, बस इतना याद करना है। तो नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे 21%, आर्गन तीसरे नंबर पे, ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, आर्गन गैस तीसरे नंबर पे 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% के साथ चौथे नंबर पे। ये शुरू के 4 याद रखना, बाकी और कुछ नहीं याद रखना इसमें। आगे बढ़ते हैं। ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रयोग बाह्य करने, फेजिंग आउट करने के मुद्दे से संबंध है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में हमने आपको बताया था कि ओजोन परत का संरक्षण करने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी आपको पता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर नाम का यंत्र था, उसकी मदद से अंटार्कटिका के ऊपर, अंटार्कटिक यानी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। बाकी ये सब नहीं पूछा जाएगा किसने लगाया, क्या लगाया, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे दल था, बस आप ऐसे ही जानिए। और फार्मन, ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैंकलिंग नाम के व्यक्ति थे, इन्हीं के नेतृत्व में ये लोग पता लगाए थे। फिर है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बना, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं CFC जिनको बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं की वजह से ओजोन परत में क्षय होता है जब ये भारी मात्रा में रिलीज किए जाते हैं। और इनका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? तो रेफ्रिजरेटर और वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में, ये हमने इसको भी पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इकोलॉजी पर, पारिस्थितिकी पर। तो पारिस्थितिकी से रिलेटेड आपको पहला पॉइंट याद रखना कि अर्नेस्ट हैकेल ने इकोलॉजी शब्द दिया है। तो इकोलॉजी शब्द का जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया? इकोलॉजी शब्द दिया किसने? तो अर्नेस्ट हैकेल ने। इसके अलावा आपको पारिस्थितिकी संगठन के स्तर आपको पता होने चाहिए, याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले निचले स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर जीव आता है, जीव जिसको बेस्टी भी बोलते हैं, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे स्तर पर आता है। कुछ इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म को जब हम जोड़ देते हैं तो एक पॉपुलेशन बनता है, एक कुछ लोगों की जनसंख्या बनती है, पॉपुलेशन बनता है। और कुछ पॉपुलेशन जब अलग अलग तरह के पॉपुलेशन के लोग एक साथ में रहते हैं तो हम उसको समुदाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं। और समुदाय में जो है अलग अलग स्पीसीज़ के लोग भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, समुदाय में अलग अलग जाति प्रजाति के लोग भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जब एक आदमी की बात कर रहे हैं, जब कुछ लोग और हो जाएंगे तो जनसंख्या बोल देंगे, पॉपुलेशन। उसके बाद फिर जब कई प्रकार की जातियों को एक साथ में जब हम रखेंगे तो वहाँ से बनता है समुदाय। तो ये 3 चरण आपको पता चला। पहले सबसे नीचे पे है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, फिर ये सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे? पारितंत्र का। तो पारितंत्र के भाग होते हैं। पारितंत्र में हमने पढ़ा है कि पारितंत्र में जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये सब जीव भी भाग होते हैं इसके। तो इन सब से मिलकर क्या बनेगा? पारितंत्र बनेगा। पारितंत्र से ऊपर बायोम होता है और सबसे ऊपर होता है जैवमंडल। तो जैवमंडल सबसे ऊपर होता है, तो ध्यान रखिएगा, जैवमंडल सबसे ऊपर होता है। तो आपको याद क्या करना है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सबसे नीचे, फिर पॉपुलेशन आएगा, फिर उसके ऊपर कम्युनिटी आएगा, देन इकोसिस्टम आएगा। ये 4 याद रखिएगा। बाकी बायोस्फीयर सबसे ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इंडिविजुअल सबसे पहले स्तर पर, जीव, फिर पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद फिर जो है इकोसिस्टम आ जाएगा, इकोसिस्टम, और सबसे ऊपर हो जाएंगे बायोस्फीयर। तो ध्यान रखिएगा, इस क्रम में चलता है। आगे बढ़ते हैं। निषेध, निषेध क्या होता है? तो निषेध महत्वपूर्ण आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा, एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उसे हम निषेध कहते हैं। तो ये उतनी अच्छी डिफिनीशन अभी नहीं है। इस संकल्पना का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोसेफ ग्रीनल्स ने। तो ध्यान रखिएगा, निषेध का कॉन्सेप्ट जो होता है, निषेध का कॉन्सेप्ट जो है जोसेफ ग्रीनल्स ने दिया था, इंग्लिश टर्म है ये। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। निषेध की विशेषताएं क्या होती हैं। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि जो आपने चमगादड़ देखे हैं, तो आप बोलेंगे देखे हैं। हम आपसे पूछेंगे चमगादड़ कब उड़ते हैं, तो आप बोलेंगे कि शाम का टाइम जब होता है, जब अंधेरा हो जाता है तब उड़ते हैं। हम पूछेंगे दिन में आपने देखा कभी दोपहर के 11-12 बजे उड़ते हुए, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो चमगादड़ों का अपना एक टाइम जोन है, वो उसी टाइम जोन में निकलेंगे, बाहर निकलेंगे,
अपना हंटिंग वगैरह करेंगे, यानी जो भी कीड़े मकोड़े खाएंगे वापस अपने आवास में चले जाएंगे। तो इसी प्रकार हर एक जाति प्रजाति का हर एक स्पीसीज़ का जो है एक टाइम जोन होता है जिसमें वो काम करता है, जिसमें वो सर्वाइव करने का प्रयास करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निशे बोलते हैं, निकेत या निशे बोलते हैं। तो किसी प्रजाति का जो निकेत होता है वो अद्वितीय होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस टाइम पीरियड में चमगादड़ निकल रहा है उसमें वो सेटल है, वो उसी में सर्वाइव कर रहा है, उसमें उसका कोई आकर उसको मतलब भारी मात्रा में आके चमगादड़ों का कोई शिकार करके उनको पर्यावरण से ख़त्म नहीं कर सकता, वो उनके सर्वाइवल के लिए मस्ट हैं। तो निशे क्या है यहाँ पे, किसी प्रजाति का निकेत या निशे अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब होता है जैसा चमगादड़ का निकेत है वैसा किसी दूसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर दो लोग का सेम हो जाएगा तो आपस में कंपटीशन होगा, वो एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, समाप्त कर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रात में जो चील है रात में उड़ने लगे तो ये क्या करेंगे, सारे चमगादड़ों को निपटा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कभी भी दो प्रजातियों का जो निकेत होता है वो एक नहीं हो सकता। ये आपको समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा संतुलन बनाया है कि सबको अलग अलग टाइम जोन दे दिया, उसी में सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। तो किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक निकेत में दो जातियाँ साथ साथ नहीं रह सकती, तो ये भी आपको समझ में आ गया कि चील और चमगादड़ एक साथ में नहीं रह सकते हैं। और इस तरीके से प्रकृति मेंटेन करती है कि बैलेंस बना रहता है, कोई बहुत भारी मात्रा में कम भी नहीं होता है, कोई भारी मात्रा में ज़्यादा भी नहीं होता है, एक बैलेंस बना रहता है। एक निकेत की जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। तो एक निकेत की जो जाति होती है और दूसरे निकेत में रहने वाली जाति के पूरक होते हैं, चूँकि एक दूसरे का शिकार करते ही हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना सबसे पहले इकोसिस्टम की संकल्पना किसने दिया था, एजी टॉन्सले ने। कई बार पूछा आपसे एग्जाम में, तो एजी टॉन्सले। तो एजी टॉन्सले ध्यान रखिएगा, एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है। और किसे बोलते हैं, तो जैविक और अजैविक घटकों के बीच में संबंध और उनके मध्य अंतरक्रिया जो होता है पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। और जो इकोसिस्टम होता है वो इकोलॉजी का भाग होता है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का जो कॉन्सेप्ट दिया था एजी टॉन्सले ने दिया था, याद रखिएगा। अब घटक की बात कर लें तो अजैविक घटक और जैविक घटक। अभी आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो जैविक घटक याद रखिए, बाकी आपको क्लियर रहेगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये चीज़ क्लियर है आपको। उत्पादक हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता कौन होते हैं, तो जंतु होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, जंतु होते हैं। और अपघटक सूक्ष्म जीव। तो ये तीनों लोग ही जैविक घटक हैं, जिनके अंदर जान है, सांस है, वो जैविक घटक हैं। अजैविक घटक कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। भौतिक जलवायु घटक, तो जैसे प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति वायु। तो यहाँ पे आपको आर्द्रता दिया गया था विकल्प में, और उसके अलावा आपको एल्टीट्यूड भी दिया गया था, तो एल्टीट्यूड भी इसी में आता है, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति वायु, ये सब जो है क्या है, अजैविक घटक हैं। भौतिक अकार्बनिक ये सब नहीं याद रखना, बस आपको ध्यान रखना कि अजैविक घटक हैं। इसी प्रकार जल, मृदा, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह, तो ये सब भी अजैविक घटक में आते हैं। इसके अलावा खनिज वगैरह, चट्टान वगैरह, ये सब किस में आता है, अजैविक आते हैं, जिसमें जान नहीं होता है। फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस, यूरिया, लिपिड, वसा, ये भी अजैविक घटक में आते हैं। तो आप जैविक घटक याद रखिए, 3 प्रकार के लोग, उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जिसमें हम भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, अपघटक सूक्ष्म जीव, ये सभी अब जैविक घटक है। बाकी जो बचे वो अजैविक घटक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपरदहारी, डेट्रीबोर और अपघटक, तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में देख लेते हैं, चूँकि प्रश्न आपसे पूछा गया है। अपघटक डिकम्पोजर, तो हमने एनसीईआरटी में भी आपको बताया था कि अपघटक ऐसे जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं, सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं। और इनके उदाहरण क्या हमको बताए थे, बैक्टीरिया, कवक, और क्वेश्चन भी इससे पूछा गया था। और यहाँ पे बात करें तो मृत कार्बनिक पदार्थों का पाचन एंजाइम की सहायता से होता है इनके अंदर, जो बैक्टीरिया, कवक होते हैं, और इनको डिकम्पोजर, अपघटक बोला जाता है। बैक्टीरिया, कवक, ये सब उदाहरण हैं। अपरदहारी, डेट्रीबोर क्या होते हैं, तो ये मृत कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे केचुआ, गिद्ध, कुत्ता, केकड़ा, चींटियाँ, ये सब क्या है, डेट्रीबोर है। तो ध्यान रखिएगा, अपरदहारी या इंग्लिश टर्म याद रख लीजिएगा, हिंदी में कई बार चेंज कर दिया जाता है। तो डेट्रीबोर जो होते हैं वो मतलब मृत कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं सिंपल में, और ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, जिसमें जो है मृदा वगैरह में आराम से चला जाए, वहाँ से सेटलमेंट हो जाए उसका। तो बाकी ये आप ध्यान रखिएगा अपरदहारी के बारे में जो फ़र्क होता है। जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक में कौन कौन आते हैं, उत्पादक हो गए, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, ये हमेशा शाकाहारी होता है। फिर उसके बाद जो है द्वितीयक उपभोक्ता आएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा
कोई ज़रूरी नहीं है शाकाहारी हो, जनरली शाकाहारी होते हैं। तो प्राथमिक जो है उत्पादक सबसे निचले स्तर पे आएगा, पेड़ पौधे होंगे, हरे प्लांट्स, और साथ में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो गया, नील हरीश शैवाल भी हो गया प्राथमिक उत्पादक में। इसके अलावा जल में देखेंगे, जब जलीय क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ हम जू प्लैंकटन देखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अभी आगे आएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, फिर द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होता है, तृतीयक उपभोक्ता ये सर्वोच्च मांसाहारी माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, देन तृतीयक उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं। फिर है जैवमंडल किसे कहते हैं, ये आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जैवमंडल किसे कहते हैं। तो जैवमंडल में क्या क्या आता है, जलमंडल आता है, स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है। तो जहाँ पे जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल तीनों का जो मिला जुला क्षेत्र होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर जैवमंडल में तीनों चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, वायुमंडल भी होना चाहिए, स्थल मंडल भी होना चाहिए, जलमंडल होना चाहिए, और जैवमंडल में ही जीवन होता है। अब जैसे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं तो यानी हम जैवमंडल के अंतर्गत रह रहे हैं। यहाँ पे हमें स्थल मंडल में भी मिला हुआ है, जहाँ हम घूम फिर रहे हैं स्थल पे, जलमंडल भी है, पानी वगैरह है, वायुमंडल भी है। तो ये जैवमंडल का निर्माण करता है, तीनों एक साथ मिलकर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल का भाग जहाँ जीवन पाया जाता है जैवमंडल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं। तो यहाँ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो घास फूस होते हैं जो जल में पाए जाते हैं उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे क्या होते हैं, तो ये यहाँ पे उत्पादक होते हैं। जैसे स्थलीय क्षेत्रों में हम देखते हैं कि वहाँ हरे पौधे होते हैं, तो यहाँ उत्पादक के रूप में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। जलीय क्षेत्र में तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि उत्पादक कौन होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। फिर उनके ऊपर जू प्लैंक्टन होते हैं, फिर जू प्लैंक्टन के ऊपर छोटी मछलियाँ होती हैं, छोटी मछली के ऊपर बड़ी मछलियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। सुपोषण क्या होता है, एट्रोफिकेशन क्या होता है। तो सुपोषण कहते हैं जलीय पारितंत्र में पोषक तत्वों की वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। तो जो जलीय पारितंत्र होता है, मान लीजिए एक तालाब है, वहाँ पे पोषक तत्व बढ़ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपोषण बोलते हैं। सुपोषण यानी जो पोषक तत्व उनकी मात्रा बढ़ गई है लेकिन उसका नुकसान भी होता है। सुपोषण के कारण शैवालों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, और उसको हम शैवाल ब्लूम बोलते हैं, अलगल ब्लूम बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, शैवाल ब्लूम, ब्लूम मतलब क्या होता है, ब्लूम कर जाए, यानी अचानक से विस्फोट हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आपसे एल्गल ब्लूम का भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। शैवाल ब्लूम, एल्गल ब्लूम क्या होता है, सुपोषण के कारण शैवालों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो पूरे जलीय तंत्र को घेर लेता है, यानी कवर कर लेता है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुपोषण से जो है क्या होता है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह फास्फोट के उर्वरक जो होते हैं कई बार बहुलता से जल निकाय में मिल जाते हैं, तो इससे पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है। पोषक तत्वों में वृद्धि हो जाती है तो शैवाल की परत आ जाती है, शैवाल ही शैवाल हो जाते हैं ऊपर, और जो नीचे मछलियाँ वगैरह होती हैं उनको घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो दिक्कत होने लगती है इनको। तो इसलिए जो है शैवाल वृद्धि से या एल्गल ब्लूम से जो है नुकसान भी होता है। तो जलीय पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त हो पाता है। शैवाल वृद्धि से जलीय पौधों को, चूँकि यहाँ पे कवर कर लिया तो कैसे सूर्य की रोशनी नीचे पहुँचेगी, तो जलीय पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। परिणाम स्वरूप पौधों की मृत्यु हो जाती है और जलीय ऑक्सीजन का विघटन होता है, यानी घुलित ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो यूट्रोफिकेशन होता है, सुपोषण, इसको हम पोषक तत्वों की वृद्धि कहते हैं। और जब इसके कारण जब शैवाल बढ़ने लगते तो उनको हम शैवाल ब्लूम कहते हैं। और शैवाल ब्लूम के कारण क्या होता है, शैवालों की वृद्धि के कारण क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और जब सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी, और प्रक्रिया नहीं होगी तो यहाँ पे पौधों की मृत्यु होने लगती है और जलीय पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। जैव आवर्धन क्या होता है। तो जैव आवर्धन के बारे में हमने आपको एनसीईआरटी में भी बताया था कि जैव संग्रहण से संग्रहित प्रदूषकों का एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में स्थानांतरण के साथ प्रदूषकों के सांद्रण में वृद्धि, यानी प्रदूषक एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में, दूसरे से तीसरे पोषीय स्तर में, तीसरे से चौथे पोषीय स्तर में प्रवेश कर रहा है, और साथ में उसका जो सांद्रण है यानी उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो पावर वो बढ़ता जा रहा है, नुकसान करने का जो पावर वो बढ़ता जा रहा है। उदाहरण कौन कौन से, तो ध्यान रख लीजिए। डीडीटी का हमने आपको उदाहरण बताया था, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये ट्राइक्लोरोइथेन आपको हो सकता है कंफ्यूज कर दे, तो ट्राइक्लोरो टी से है तो डीडीटी का फुल फॉर्म याद रखिए। तो यहाँ पे पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबी बोलते हैं, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल, ये याद रखिएगा। इसके अलावा डीडीटी याद रखिएगा, बाकी आपको और नहीं याद रखना है। तो जैव आवर्धन आपको क्लियर है पहले से भी। तो जैव आवर्धन की वजह से क्या होता है, सांद्रण में वृद्धि होती रहती है, और सबसे जो ऊंचे स्तर पोषीय स्तर पे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इससे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैव आवर्धन का स्तर दिखाया गया है कि जल में
जैसे जू प्लैंकटन है तो उनके ऊपर जो असर है, प्रदूषण स्तर है, तो 0.04 pm है। छोटी मछली तक 0.5 हो गया, बड़ी मछली तक 2 ppm हो गया। लेकिन जो मछली को खाने वाले शिकारी पक्षी हैं, इन पे 25 ppm तक का नुकसान हो सकता है। तो प्रदूषक आप देखिए सांद्रता बढ़ती जा रही है, पॉइंट में था सीधे 25 पहुंच गया, तो देखिए कितना 2 से 25 हो गया। तो यहाँ पे देख पा रहे, और इसी को हम जैव आवर्तन बोलते हैं। DDT के बारे में आप जानते हैं कि जैव अनिम्नीकरण होता है या अजैव निम्नीकरण होता है। कई बार अजैव निम्नीकरण भी बोला जाता है, तो अजैव निम्नीकरण ज़्यादा बेटर वर्ड है, और जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। उपयोग कहाँ कहाँ DDT का कहा जाता है, तो मच्छरों वगैरह को मारने में, और उसके अलावा जो है इसको इस्तेमाल भी किया जाता था DDT को। फिर है यहाँ पे प्राथमिक द्वितीयक स्तर, मतलब ये जो रहता है कुल मिला के खाद्य श्रृंखला में सांद्रण का आरोही क्रम, तो तृतीयक स्तर में सबसे ज़्यादा सांद्रण होता है जैव आवर्धन के कारण। और सामान्यतः जो जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होता है। तो जीव जो होते हैं उनके वसा वाले जो ऊतक होते हैं, यानी फैट वाले जो टिश्यू होते हैं, उसमें जमा होता है। PCB के बारे में जानिए। पेंट और प्लास्टिक में इसका इस्तेमाल होता है। जैव संचयन की क्षमता इसकी तगड़ी है, और यूरोपीय देशों में सील मछली की मृत्यु का इसका मतलब कारण भी बनी है PCB की वजह से। फिर आते हैं पारिस्थितिकी पदछाप पर, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो पारिस्थितिकी पदछाप इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं। इसका आपकी परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मापक की इकाई क्या होती है, इसको हम किस में मापते हैं, तो भूमंडलीय हेक्टेयर, तो ग्लोबल हेक्टेयर में नापते हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको हम किस में नापते हैं, तो आपको पता है डॉप्सन यूनिट में, DOBSON डॉप्सन यूनिट में ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को हम किस में मापते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप को, तो भूमंडलीय हेक्टेयर। भूमंडलीय हेक्टेयर को इंग्लिश में ग्लोबल हेक्टेयर बोला जाता है। और ग्लोबल हेक्टेयर को कैसे लिखा जाता है, तो GHA, ध्यान रखिएगा GHA, जैसे हमने लिखा बस ऐसे लिखा जाता है। H स्मॉल में रहेगा, A स्मॉल में रहेगा, G कैपिटल में रहेगा। तो ग्लोबल हेक्टेयर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, हेक्टेयर को हम ऐसे लिखते हैं, तो ग्लोबल के लिए G लगा दिया गया, बस यही है। तो ग्लोबल हेक्टेयर, भूमंडलीय हेक्टेयर, माप की इकाई होती है पारिस्थितिकी पदछाप की, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। बाकी आपको सब इसमें ध्यान नहीं रखना है। फिर है इकोटोन। क्या होता है इकोटोन, संक्रमिका इकोटोन, इंग्लिश वर्ड ध्यान रखिएगा। तो 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। और इकोटोन की खास बात क्या होती है कि यहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। दो प्रकार के जो पारितंत्र होते हैं मिलते हैं, 2 प्रकार के पारितंत्र यहाँ पे मिल रहे होते हैं, 2 प्रकार के पारितंत्र यहाँ पे मिल रहे होते हैं। और जब 2 प्रकार के पारितंत्र मिल रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इकोटोन का निर्माण होता है। ये इकोटोन है, और इकोटोन जो है संक्रमण क्षेत्र होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र है और ये जलीय क्षेत्र है। स्थलीय और जलीय क्षेत्र के बीच में आपने एक पारितंत्र पढ़ा है, वो कौन सा होता है, मैंग्रोव। याद कीजिए मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है, पानी में ही तो पाया जाता है, समुद्र के किनारे। तो मैंग्रोव जो है, मैंग्रोव यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव किसका उदाहरण है, इकोटोन स्पीसीज़ का। तो इकोटोन का उदाहरण कौन है, मैंग्रोव है। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्थलीय और जलीय के बीच में आते हैं ये, ना स्थलीय में है ना पूरी तरीके से जलीय में है, स्थलीय और जलीय के बीच में आते हैं। अब यहाँ उदाहरण आपको दिया गया मैंग्रोव 1। इसके अलावा जो है लैगून का उदाहरण है घास पारितंत्र। जैसे घास पारितंत्र, एक तरफ मरुस्थल देख लीजिए और एक तरफ जंगल देख लीजिए, तो जंगल और मरुस्थल के बीच का जो पारितंत्र होता है घास पारितंत्र होता है। एस्चुरी जो है जहाँ पे नदियों से रिलेटेड है, तो नदियों के क्षेत्र में। तो इकोटोन में आप उदाहरण याद रखिएगा मैंग्रोव 1 का, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मैंग्रोव 1। एक उदाहरण के ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और जब 2 प्रकार के पारितंत्र मिलेंगे तो जहाँ पे मिल रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब मुकाबले इधर से और इधर से यहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। फिर है इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या होता है, तो पहले आपका जो TRE 1 हमने आपको पेपर कराया था, तो उसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो प्रक्रम जिसमें द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति तथा जंतु प्रजाति के समुदाय समय के साथ एक दूसरे समुदाय में परिवर्तित होते रहते हैं या दूसरे समुदाय उसका स्थान ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजिकल सक्सेशन। सिंपल में भी हम आपको समझा दे रहे हैं। डिफिनीशन वगैरह बहुत कम चांसेस है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि यहाँ एक प्रक्रिया होती है। तो जो वनस्पति होते हैं, जंतु प्रजाति होते हैं समुदाय का, वो एक दूसरे समुदाय में परिवर्तित होते रहते हैं या फिर कोई दूसरा समुदाय उनका स्थान ले लेता है। तो ये कैसे होता है, तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया था अग्रगामी समुदाय के बारे में प्रश्न पूछा गया था, याद होगा आपको। पाइनियर कम्युनिटी जो बोलते हैं, तो पाइनियर कम्युनिटी क्या होता है, अग्रगामी समुदाय कौन होते हैं, तो वे समुदाय जो खाली क्षेत्र को सबसे पहले अपना वास बना लेते हैं। जैसे ना आपको क्या उदाहरण बताया था, तो उदाहरण हमने आपको बताया था, याद करिए, लाइकेन का बताया था, लाइकेन। और हमने आपको क्या बताया था, मॉस का उदाहरण दिया था और बताया था कि ये पत्थर पे भी उग जाते हैं।
पत्थर पे भी उग जाते हैं। तो ये अग्रगामी समुदाय में आते हैं मॉस और लाइकन। सबसे पहले मान लीजिए सन्नाटा है पूरे क्षेत्र में, एकदम से कुछ नहीं है, बस पत्थर पत्थर है, तो सबसे पहले लाइकन और मॉस आएंगे वहाँ पे। लाइकन और मॉस आएंगे, वो खाली क्षेत्र को अपना वास बना लेंगे। और सबसे लास्ट में कौन आता है? तो सबसे लास्ट में आते हैं चरमोत्कर्ष समुदाय। इनको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। वे समुदाय जिनकी रचना अनुत्क्रमण का जो प्रक्रिया होता है उसके अंतिम चरण में होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था किससे? जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था लाइकन और मॉस से स्टार्ट हुआ था। लाइकन और मॉस से स्टार्ट हुआ था, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे जो है मिट्टी में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या, लाइकन और मॉस के बाद फिर जो है जो कुछ बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, तो जो पत्थर उत्थर होंगे उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे, मिट्टी में कर देंगे। फिर मिट्टी में जो छोटे छोटे जो है इक्का दुक्का प्लांट्स आएंगे, छोटे छोटे पौधे आएंगे। फिर छोटे छोटे पौधे धीरे धीरे घास का निर्माण करेंगे। फिर घास से जो है बड़े बड़े पेड़ आ जाएंगे। तो जो बड़े बड़े पेड़ आ जाते हैं, एक पूरा जंगल बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं चरमोत्कर्ष समुदाय। और अग्रगामी समुदाय जो सबसे पहले आते हैं, तो लाइकन और मॉस अग्रगामी समुदाय, चरमोत्कर्ष समुदाय जो सबसे लास्ट में आते हैं, यानी पेड़ पौधे जो हो गए जो प्रॉपरली डेवलप हैं, तो ये चरमोत्कर्ष समुदाय में आते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आते हैं। तो ये आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण प्राइमरी सक्सेशन और द्वितीयक अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राथमिक अनुक्रमण होता है वो एक मतलब खाली क्षेत्र पे होता है, जहाँ पे पहले कोई भी नहीं था, वहाँ पे पहले कोई भी जो है समुदाय नहीं था, वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सिर्फ जो चट्टानें दिख रही हैं, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले। तो जो है, और ये इनका निर्माण कहाँ होता है? तो चट्टानों पर, नवनिर्मित डेल्टा में, रेत के टीले पर, द्वीप समूह आदि में इनका निर्माण होता है। और सेकेंडरी या द्वितीयक अनुक्रमण क्या होता है? तो मान लीजिए कि हमने जंगल को साफ़ कर दिया, जंगल था पूरा, जंगल को हमने साफ़ कर दिया। अब जंगल को साफ़ कर दिया तो फिर से वो क्या हो गया? एकदम से मिट्टी मिट्टी हो गया पूरा, अब कुछ तो बचा नहीं वहाँ पे। हम वहाँ से फिर से अगर पौधे वौधे लगाने लगे, फिर हम प्रयास करें पौधे वौधे लगा के हमने फिर से एक डेवलप कर दिया, तो फिर से डेवलप कर दिया हमने, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक अनुक्रमण। जब हम आर्टिफिशियली मतलब दोबारा से जब हम इसको उगाते हैं, तो हम जो है इसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। और सबसे आसान सा उदाहरण है कि जंगल को काट दिया जाए, फिर से पेड़ पौधे वगैरह लगाया जाए, फिर कुछ टाइम बाद आ जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो द्वितीयक अनुक्रमण के तहत जो पाइतंत्र डेवलप होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है, उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, आपने पढ़े हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जैसे अमेजन वर्षा वन है, अमेजन वर्षा वन को साफ़ कर दीजिए, हटा दीजिए, फिर दोबारा से सोचिए कि उतने पौधे लगा देंगे, उतना मजबूती वो पृथ्वी को देगा? तो नहीं देगा कभी भी। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो द्वितीयक अनुक्रमण से जो पारितंत्र बनता है वो उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक अनुक्रमण जब पहली बार किसी जगह पे होगा, और द्वितीयक अनुक्रमण जो पहले से इस्टेब्लिश था लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण उसको साफ़ कर दिया गया, हटा दिया गया, तो वहाँ पे जो दोबारा से अनुक्रमण होता है उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, द्वितीयक अनुक्रमण बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहले नग्न चट्टानें थी, कुछ नहीं था, चट्टानें ही थी। फिर लाइकन आए चट्टानों पर। फिर जो है यहाँ पे लघु वर्षीय पौधे आए, लाइकन तो रहेंगे ही रहेंगे। फिर उसके बाद जो है कुछ साग घास वास आया, फिर छोटे छोटे झाड़ियाँ वाड़ियाँ आए, फिर उसके बाद जो है पेड़ आ गए। तो जो पेड़ आ गए यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये पेड़ आ गए। तो ये पेड़ क्या है? ये आपके जो है चरमोत्कर्ष कम्युनिटी है, चरमोत्कर्ष कम्युनिटी है। और जो यहाँ पे लाइकन है, लाइकन और मॉस क्या है? तो अग्रगामी कम्युनिटी है। 2 चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब। फिर है जैव विविधता। तो जैव विविधता के बारे में जानिए कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था वाल्टर जी रोशन ने। तो वाल्टर जी रोशन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। जैव विविधता को हम 22 मई को मनाते हैं, आपको पता है ये सब। आगे बढ़ते हैं, और जो जो चीज़ें डिस्कस की जाए बताई जाए, बस आपको वही करना है। हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था कि जैव विविधता 3 प्रकार की होती है। अनुवांशिक जैव विविधता, जब किसी प्रजाति के जीन स्तर पर विविधता को चेक करते हैं तो हम जो है अनुवांशिक जैव विविधता बोलते हैं। प्रजातीय जैव विविधता क्या होती है? किसी पारितंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की विविधता। तो प्रजातीय मतलब विभिन्न जीवों की जो विविधता होती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं, प्रजाति जैव विविधता कहते हैं। पारितंत्र जैव विविधता किसे बोलते हैं? जब भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारितंत्र के स्तर पर जब हम विविधता को चेक करते हैं। तो जब जीन के स्तर पर विविधता को चेक करेंगे तो आनुवंशिक जैव विविधता, जब विभिन्न प्रजातियों के हिसाब से करेंगे तो प्रजाति जैव विविधता, और जब पारितंत्र के हिसाब से जैव विविधता को चेक करेंगे कि इस पारितंत्र में कम है जैव विविधता, इस पारितंत्र में ज़्यादा है, तो पारितंत्र जैव विविधता कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता हॉट स्पॉट्स। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट्स के लिए कुछ मानदंड है। कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए, वास्कुलर प्लांट की स्पीसीज़ होनी चाहिए। तो जो है जैव विविधता को जो है
एक जो कैटेगरी है मिलने के लिए कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधे होने चाहिए और मूल वनस्पतियों का कम से कम 70% नष्ट हो गया हो। तो जब ऐसे क्षेत्र जब जहाँ पे मिल जाते हैं उनको हम जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। और ये क्या होते हैं? ऐसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ पर जातियों की प्रचुरता और स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है। तो जातियों की प्रचुरता पाई जाती है और स्थानिक प्रजातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन इन पर जीव जंतुओं पर अस्तित्व पर संकट भी बना होता है। तो जो पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं उन पर संकट भी बना होता है। और संकट कैसा होता है कि कम से कम 70% नष्ट हो जाता है मूल वनस्पतियों का, और कम से कम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियाँ वहाँ पाई जानी चाहिए, होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करें तो जैव विविधता के जो है विश्व के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं, विश्व के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं और उन देशों में भारत भी एक है। इस सब के बारे में हमने चेक किया था। बाकी 47,000 और 81,000, एनसीईआरटी में 81,000 दिया गया तो आप 81,000 मानिएगा, और आयोग ने भी 47,000 और 81,000 का प्रश्न दिया था। तो ये हमने आपको प्रश्न कराया भी है भूगोल में, 10th एनसीईआरटी से पूछा गया था। फिर है भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट्स, ध्यान रखिएगा 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कौन कौन से? तो पहला हिमालयी क्षेत्र हो गया, दूसरा इंडो बर्मा हो गया। तो इंडो बर्मा जो है, और इंडो बर्मा में ध्यान रखिएगा कि अंडमान द्वीप समूह भी आ जाता है, ये आपको शायद ना पता हो। तो इंडो बर्मा वाले क्षेत्र में अंडमान द्वीप समूह भी आ जाता है। और इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़ दीजिए तो संपूर्ण जो उत्तर पूर्वी भारत है वो इंडो बर्मा में जाता है। और इसके अलावा जो है जैसे कि नागालैंड वाला क्षेत्र हो गया, मणिपुर वाला क्षेत्र हो गया, तो इंडो बर्मा में जाता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार भी, अंडमान निकोबार में अंडमान का जो भाग होता है वो इंडो बर्मा में जाता है। सुंडालैंड में जो निकोबार द्वीप है, तो अंडमान किस में जाएगा? इंडो बर्मा में। और निकोबार किस में काउंट किया जाता है? सुंडालैंड में। तो सुंडालैंड हॉट स्पॉट में जो है निकोबार काउंट किया जाता है। बाकी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये जो देश हैं वो आ जाते हैं। पश्चिमी घाट और श्रीलंका में, तो पश्चिमी घाट में देखेंगे तो पश्चिमी घाट के साथ में श्रीलंका भी आ जाता है। तो भारत का पश्चिमी घाट क्षेत्र तो श्रीलंका के भूभाग इसमें सम्मिलित हैं। तो कुल मिला के 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट्स है भारत में। पहला तो आपको हो गया पश्चिमी घाट, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। दूसरा है सुंडालैंड, सुंडालैंड का भाग है भारत का निकोबार आइलैंड। और इंडो बर्मा का भाग है भारत का जो अंडमान द्वीप समूह, और साथ में जो है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम हटा दीजिए तो असम की बात करें, जो है मेघालय की बात करें, उसके अलावा जो है मणिपुर की बात करें, नागालैंड की बात करें तो ये इंडो बर्मा में आएंगे। हिमालय क्षेत्र में हिमालय वाले क्षेत्र आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा 4 हॉट स्पॉट्स। फिर है सूचक प्रजातियाँ क्या हो जाती हैं? तो सूचक प्रजाति के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रजातियाँ पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को सूचक करती, जैसे लाइकेन। तो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण को कौन दिखाता है, कौन सूचित करता है? तो लाइकेन। अगर सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज़्यादा है तो लाइकेन कम हो जाएंगे, लाइकेन कम हो जाएंगे। और जब सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण कम है, बहुत कम है, तो लाइकेन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इससे हम पता लगा सकते हैं। और कभी कभी आप देखिए बारिश जब होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, बारिश जब होती है तो लाइकेन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन कम हो जाता है बारिश की वजह से। वैश्विक तापन के कारण कोरल लिंचिंग, तो जो कोरल्स होते हैं तो कोरल्स भी ध्यान रखिए, जो कोरल होते हैं तो वैश्विक तापन के कारण का कोरल लिंचिंग हो जाता है, ये समाप्त होने लगते हैं। तो ये भी जो है उदाहरण है सूचक प्रजातियों के। फिर स्थानीय प्रजाति ध्यान रखिएगा, इंडीमिक स्पीसीज होगा यहाँ पे। तो इंडीमिक स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। तो जो किसी एक विशेष क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं उनको हम स्थानीय प्रजाति बोलते हैं, इंडीमिक स्पीसीज बोलते हैं। जैसे नीलगिरी तार क्यों नीलगिरी में ही पाए जाते हैं और भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं। गिर वन के जो एशियाई शेर हैं केवल वो गिर वाले जंगल में ही पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो जो गिर वन वाले एशियाई शेर हैं विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं, गिर यहीं पाए जाते हैं। तो ये स्थानीय प्रजातियाँ हैं। फिर निकोबार में निकोबार मेगापोड है, तो ये सब प्रजाति वहीं पे पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कश्मीरी हांगुल, आप कमेंट करके बताइए कश्मीरी हांगुल कहाँ पाया जाता है, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है। देखते हैं कौन बताता है। तो कश्मीरी हांगुल भी जो है स्थानीय प्रजाति का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब जो है फाउंडेशन स्पीसीज वगैरह, तो फाउंडेशन स्पीसीज हम किसको बोलते हैं? तो फाउंडेशन मतलब जो आधार तय करती हैं। आधार मतलब जैसे कोरल्स होती हैं, तो जो कोरल होते हैं वो और अन्य जो पूरा एक पारितंत्र बनता है जलीय पारितंत्र का, उसका पूरा निर्माण करते हैं। तो ये आधार का काम करते हैं, सबसे नीचे होते हैं लेकिन सबसे मजबूत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इन पे दिक्कत आएगा तो पारितंत्र पे दिक्कत आएगा। मैंग्रोव वन है तो मैंग्रोव वन भी जो है फाउंडेशन स्पीसीज का काम करते हैं समुद्री क्षेत्रों में। फ्लैगशिप स्पीसीज क्या होती हैं? फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब होती हैं ऐसी प्रजातियां जिनसे उस क्षेत्र की पहचान होती है। जैसे बंगाल टाइगर, जैसे आपने जब सुंदरवन की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं आपसे, बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। समाना क्षेत्र का हाथी, तो मतलब ये सब फ्लैगशिप स्पीसीज में काउंट किए जाते हैं, जिनसे मतलब वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं किसी भी क्षेत्र में। अब आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का? तो नॉर्मन मेयर्स ने। याद रखिएगा, पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब देख लेते हैं स्वास्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वास्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? तो स्वास्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन, जब प्राकृतिक आवास में संरक्षण किया जाता है। याद रख लीजिए, स्वास्थानीय मतलब प्राकृतिक आवास में संरक्षण। यहाँ एक संकटापन्न पौधे या जंतु प्रजाति को उसके प्राकृतिक अधिवास में सुरक्षा देने की प्रक्रिया है। उदाहरण कौन कौन से हैं? नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैवमंडल आगार, बायोस्फीयर रिजर्व, पवित्र उपवन और झीलें, समुदाय और संरक्षण आगार, कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उदाहरण हैं स्वास्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन के। बाह्य स्थानीय संरक्षण इन सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण कौन से हैं? और क्या होते हैं? जब पादप और प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग ले जाया जाता है। उदाहरण आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं? वनस्पति उद्यान, बहुत बार पूछा गया है। बीज बैंक याद रखिए, जीन बैंक याद रखिए, और सफारी पार्क वगैरह जो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली, ये भी इसमें आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 याद रखिएगा: वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक और वन्यजीव सफारी पार्क। अब जैसे लखनऊ में है, तो लखनऊ में कुकरेल क्षेत्र है, और वहाँ पे आने वाले 4-5 सालों में सफारी बनाई जाएगी, नाइट सफारी बनाई जाएगी। तो ये मान लीजिए गोल गोल क्षेत्र हो गया पूरा, तो इसके चारों तरफ एक मतलब पूरा सफारी बनाई जाएगी, रास्ता बनाया जाएगा, पूरा लोगों को घुमाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। तो ये क्या किया जा रहा है? आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है। तो जब आर्टिफिशियली जब बनाया जाता है तो नाइट सफारी, तो वैसे ही वन्यजीव सफारी हो गई, बस वहाँ नाइट वर्ड इस्तेमाल कर देंगे। तो वन्यजीव सफारी पार्क ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं बाह्य स्थानीय पर। जैसे कुकरेल नाले में पहले वैसी व्यवस्था नहीं थी कुकरेल नाले क्षेत्र में, लेकिन अब वहाँ पे कर दिया जाएगा, तो ये आएगा जो है बाह्य स्थानीय में। तो बीज बैंक, वनस्पति उद्यान और जीन बैंक, तो ये उदाहरण ध्यान रखिएगा। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आगार और ये सब जो है 3 याद रखिएगा। तो और कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षण रिजर्व, ये जो है ये सब उदाहरण है स्वास्थानीय संरक्षण के। आगे बढ़ते हैं। भारत में जैवमंडल आगार क्षेत्र की बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व जोन की बात करें, तो यूनेस्को का ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के साथ में मैप कार्यक्रम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व नाम का जो है मैन और बायोस्फीयर रिजर्व का एक कार्यक्रम है यूनेस्को का। और इसके तहत जो है यहाँ पे भारत में जैवमंडल आगार क्षेत्र को बांटा गया है। और यहाँ पे शुरुआत 1986 से हुई थी। और कुल जैवमंडल आगार क्षेत्रों की संख्या कितनी है भारत में? तो 18। तो ध्यान रखिएगा, भारत में कुल कितने जैवमंडल आगार क्षेत्र है, कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है। और यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के तहत जो है, यूनेस्को का मैप कार्यक्रम है, तो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम है, तो इसके तहत मान्यता कितने लोगों को प्राप्त है? कितने जैवमंडल आगार क्षेत्रों को, बायोस्फीयर रिजर्व जोन को? तो 12 को। तो 18 कुल भारत में है, लेकिन 12 को जो है यूनेस्को का मैप प्रोग्राम में भी रखा गया। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम है, मैप कार्यक्रम है, इसके तहत 18 में से 12 को रखा गया है, बाकी टोटल 18। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैवमंडल आगार क्षेत्र हैं, तो 18 हो जाएगा। और यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में कितने रखेंगे? तो आंसर 12 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और यूनेस्को द्वारा जो है 1971 में स्टार्ट किया गया था। 79 में दुनिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया। तो ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए कौन कौन से भारत में हैं। तो ये 12 हैं आपके सामने: नीलगिरी, मन्नार की पहाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानकमर, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना। आपको यहाँ पे याद क्या रखना 12 में से? तो ये आपको ये याद रखना कि 12 हैं किसमें? यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में 12 हैं। और 12 में से आपको इंपॉर्टेंट कौन से याद रखने? नीलगिरी कहाँ पे है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीनों राज्यों में पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। सुंदरबन आपको पता है पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी से नाम से ही जान गया, उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी भी है वहाँ पे। नोकरेक मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो ध्यान रखिएगा नोकरेक जो है मेघालय हो गया। तो नोकरेक यहाँ पे ध्यान रखिएगा मेघालय हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो नोकरेक है वो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी को हम शिलांग चोटी बोलते हैं। नोकरेक गारो में स्थित है। गारो खासी जयंती आपने पढ़ा है, तो गारो क्षेत्र में नोकरेक स्थित है। और नोकरेक जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में आपको पता ही है। पन्ना मध्य प्रदेश में, तो ये इतना ध्यान रखिएगा। नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, सिमलीपाल, कंचनजंगा और पन्ना। आगे बढ़ते हैं। प्रवाल भित्तियों की बात, तो भारत में जो है 4 क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं, सर्वाधिक यहाँ पे। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप में पाई जाती हैं, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा अगली बार, हो सकता है अंडमान के साथ में एक और अधिक ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो 4 आपको याद रखने हैं। और प्रवाल भित्तियाँ ध्यान रखिए हमेशा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? समुद्री क्षेत्रों में। तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, फिर लक्षद्वीप में, फिर मन्नार की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। और प्रवाल भित्तियों का क्षेत्र वही है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
और ये मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र है, तो पाक की खाड़ी वगैरह यहाँ पे बताया गया है। बाकी ये आपको ध्यान रखना है। और कच्छ की खाड़ी ये क्षेत्र है, देख पा रहे हैं, गुजरात वाला। और लक्षद्वीप समूह तो आपको पता ही है, केरल के पश्चिम में। प्रवाल विरंजन किसे बोलते हैं? तो प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग, प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन जूजेंथले शैवाल होते हैं। तो जूजेंथले नाम के शैवाल होते हैं, तो जो प्रवाल पर निर्भर होते हैं, जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण प्रवाल के ऊपर से हट जाते हैं, तो जूजेंथले जो है ये प्रवाल से हट जाते हैं, तो प्रवाल अपने वास्तविक रंग सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसको हम प्रक्रिया को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। और जूजेंथले की वजह से जो प्रवाल होते हैं उनको कलर मिलता है, लेकिन जब जूजेंथले ही नहीं रह जाते हैं तो इनका कलर वाइट हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। और कोरल ब्लीचिंग जो है भूमंडलीय तापन को दर्शाता है, तमाम जो है ज़बरदस्त लेवल पे भूमंडलीय तापन को दर्शाता है, क्लाइमेट चेंज को दर्शाता है, जलवायु परिवर्तन को दर्शाता है। तो भूमंडलीय तापन इसका उदाहरण है कि किसके कारण प्रवाल विरंजन होता है, तो भूमंडलीय तापन के कारण होता है। बाकी कोरल खनन वगैरह, भारी वर्षा, बाढ़ वगैरह, तो ये सब भी रीजन्स होते हैं। जलवायु परिवर्तन का भी इसका कारण होता है। मैंग्रोव जंगलों की बात कर ले भारत में, तो भारत में मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव जंगल जो है, मैंग्रोव सबसे ज़्यादा सुंदरबन में भारत में पाए जाते हैं। वैसे देखा जाएगा तो जो बांग्लादेश वाला क्षेत्र ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा सुंदरबन है, लेकिन भारत में बात करेंगे तो सुंदरबन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद भीतरकनिका मैंग्रोव आपको याद रखना है उड़ीसा में, तो उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव आपको याद रखना है कि उड़ीसा में भीतरकनिका मैंग्रोव है। फिर उसके बाद जो है पिचावरम, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में पिचावरम मैंग्रोव याद रखिएगा, तमिलनाडु में। इसके बाद जो है रत्नागिरी आपसे पूछा गया था, महाराष्ट्र में था, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में रत्नागिरी, वहाँ पे आपसे दूसरा पूछा गया था, लेकिन क्षेत्र वही है। और साथ में कच्छकारण, तो कच्छकारण में भी पाए जाते हैं मैंग्रोव्स। तो मैंग्रोव इंपॉर्टेंट आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं? सुंदरबन, भीतरकनिका, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, भीतरकनिका उड़ीसा में, पिचावरम तमिलनाडु में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, कच्छकारण इधर हो गए यहाँ पे गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। डाइक्लोफिनेक के बारे में हमने आपसे प्रश्न भी दिया था और आपको बताया भी है कि डाइक्लोफिनेक जो है दवाई है, और इस दवाई की वजह से जो है गिद्धों की किडनियाँ साफ़ हो गई, किडनी फेल हो गई, मर गए, और इस पर प्रतिबंध लगाया था 2006 में। 1990 से लेकर 2000 के बीच में पाया गया था कि भारत में गिद्धों की जो आबादी थी 90% तक ख़त्म हो गई। और उसका कारण जब पता किया गया तो पता लगा कि डाइक्लोफिनेक नाम की दवा है, और डाइक्लोफिनेक नाम की दवा को पशुओं को दिया जाता है, लेकिन पशुओं को तो नुकसान नहीं होता, लेकिन जब पशु मर जाते हैं, उनको गिद्ध खाते, तो गिद्ध की किडनियाँ फेल हो जाती हैं। तो इस डाइक्लोफिनेक दवाई पर प्रतिबंध लगाया गया। और यहाँ पे ये उदाहरण किसका था? डाइक्लोफिनेक भी। तो डाइक्लोफिनेक भी जो है जैव आवर्धन का उदाहरण था, एक हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। मीथेन गैस के बारे में ध्यान रखिए। मीथेन गैस का स्रोत क्या क्या, कहाँ से मीथेन गैस निकलता है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है, हमने आपको बताया। बायोगैस संयंत्र से मीथेन गैस निकलता है, बायोगैस में 75% मीथेन पाया जाता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जीवाणु अपघटन जब होता है तब मीथेन निकलता है। जुगाली करने वाले पशु, तो ध्यान रखिए जो पशु होते हैं वो चारा वगैरह जो होता है एक बार में खा तो लेते हैं, लेकिन उसको पचाते नहीं हैं, तो फिर पचाने के लिए क्या करते हैं? पेट से मुंह की तरफ उनके जो है थोड़ा थोड़ा करके आता रहता है, एक प्रक्रिया होती है उनके अंदर, और वो आता रहता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं जुगाली करना। तो जब वो अंदर से पेट से बाहर की तरफ लाते हैं मुंह की तरफ, फिर जब चबाते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं जुगाली करना, और उस प्रक्रिया में मीथेन गैस उत्पत्ति होती है। तो ध्यान रखिएगा, मीथेन गैस जो पशु जुगाली करते तो उनमें उत्पत्ति होती है। कोयले की खदानों में मीथेन गैस होती है। आर्द्र भूमि में ध्यान रखिएगा, आर्द्र भूमि में भी मीथेन गैस होती है, ये आपको ध्यान रखने। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं मीथेन गैस को, और ये प्राथमिक वायु प्रदूषक भी है, एयर पॉल्यूटेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। और साथ में आपको पता भी है कि ग्रीन हाउस गैस भी है। वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए किए गए प्रयास, तो रामसर कन्वेंशन कब प्रभावी हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसलिए हम 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था, इसलिए हम 2 फरवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। भारत कब इसमें शामिल हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा 1982 में। 1975 में प्रभावी हुआ था, लेकिन भारत कब ज्वाइन किया था? तो भारत ने 1982 में ज्वाइन किया था। और भारत के सबसे पहले कौन से जुड़े थे इसमें? तो भारत में बात करें तो चिल्का लेक और केवलादेव घाना जो है पक्षी अभ्यारण्य है, जिसको भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी बोला जाता है। तो 2 क्षेत्र थे, अभी हम उसको आगे देखेंगे।
आर्द्र भूमि क्या होते हैं, वेटलैंड क्या होते हैं, तो ज़मीन का हिस्सा होते हैं जहाँ पे पानी और भूमि आपस में मिलते हैं। आर्द्र भूमि किसी झील, नदी, तालाब किनारे का हिस्सा होता है जहाँ अत्यधिक मात्रा में नमी पाई जाती है। और रामसर कन्वेंशन के हिसाब से जो आर्द्र भूमि में क्या क्या हो सकते हैं, तो दलदल वाले क्षेत्र हो सकते हैं, पंक भूमि वाले क्षेत्र हो सकते हैं, कृत्रिम जल क्षेत्र भी हो सकते हैं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल भी अगर बनाया गया है तो भी हो सकते हैं। जैसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड भी है, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है जो कि आर्टिफिशियल है, कलकत्ता में, बंगाल में, तो वो भी रामसर का साइट है, रामसर का आर्द्र भूमि है। तो ये सब है। और सिंपली एक डिफिनीशन दिया गया है कि ऐसे समुद्री जल के क्षेत्र जिनकी गहराई कम से कम ज्वार में 6 मीटर से अधिक नहीं होती हो, तो ऐसे क्षेत्रों को भी हम रामसर कन्वेंशन में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रखा गया है। रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड को रखा गया है। और ये ऐसे आर्द्र भूमि स्थल होते हैं जहाँ पर तकनीकी विकास, प्रदूषण आदि के कारण परिवर्तन हो रहे होते हैं या होने की संभावना होती है, तो ऐसे जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखते हैं। और भारत में बात करें तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में 2 स्थल हैं, कौन कौन से, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील, मणिपुर की लोकटक झील। तो मणिपुर की लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है किसमें है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है। 2 ही हैं तो ध्यान रखिएगा, तो 2 हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में, 2 हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। और मॉन्ट्रियो जो रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, ये रामसर सम्मेलन के अंतर्गत आता है। चिल्का झील को रखा गया था लेकिन 2002 में इस सूची से हटा दिया गया था। अब आते हैं जो महत्वपूर्ण रामसर स्थल है, तो कुल मिला के भारत की बात करें तो जून 2024 तक भारत में कुल 82 रामसर स्थल हो गए। कितने हो गए, 82 हो गए हैं। अब महत्वपूर्ण की बात कर लें तो यहाँ पे वूलर झील ध्यान रखना, वूलर झील वैसे भी पूछा जाता है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है। राजस्थान में केवलादेव घाना और सांभर झील, सांभर झील आपको पता ही राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी ध्यान रखिए, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी इसको बोला जाता है राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील ध्यान रखिए। फिर है जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन आर्द्र भूमि, आपको पता ही है। फिर है मणिपुर में लोकटक झील, तो मणिपुर में लोकटक झील याद रखिए। आपको स्थान मतलब राज्य भी पता होना चाहिए कहाँ पे है ये। और इसके अलावा बात करें बिहार में, बात करें तो बिहार में कौन कौन से, कंवर झील पहला था बेगूसराय में, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य ये जमुई में है, जमुई जिले में है। ये पूछा जाएगा इस बार तो ध्यान रखिएगा। तो कंवर झील बेगूसराय में, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई जिले में, ये लेटेस्ट ऐड हुए हैं। तो 81 और 82 यही हैं, तो जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं यही हुए हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण आपको जो हमने हाईलाइट किया ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी बिहार वाला ये आप ध्यान रखिएगा, 3 है इस समय। रेणुका आर्द्र भूमि की बात करें तो भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि है रेणुका आर्द्र भूमि। हिमाचल प्रदेश में, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा आर्द्र भूमि है। इसके अलावा जो है बिहार में कबरताल है, नागी है, नकटी है। फिर है उड़ीसा में क्या है, तो भीतरकनिका मैंग्रोव, तो भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र भी है, हमने अभी आपको बताया था। और चिल्का झील, तो 2 याद रखिए, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो चिल्का झील आपसे पूछा जाएगा, उड़ीसा में है, भीतरकनिका उड़ीसा में है। आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। और तमिलनाडु में ध्यान रखिएगा रामसर आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में कितना, 16 है। तो भारत के किस राज्य में रामसर आर्द्र भूमियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो 16 है तमिलनाडु में। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव और प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हरित गृह गैसों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापमान लगभग -18 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तो ये अध्ययन किया गया है और बताया गया है कि अगर जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता प्राकृतिक रूप से, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेल्सियस तक खत्म जो है कम हो जाता। तो ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है। और पृथ्वी की सतह को गर्म और योग्य रहने बनाते हैं प्राकृतिक जो हरित गृह प्रभाव होता है। प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक तरीके से होता है, और पृथ्वी की सतह को गर्म रखता है और यह पृथ्वी के औसत तापमान को 15% बनाए रखने में मदद करता है। औसत का मतलब होता है ठंडा गर्म प्रदेश सबको मिलाकर, तो 15% तापमान बनाए रखने में मदद करता है। अगर ये नहीं होता तो -18 हो जाता, और -18 में कोई रह पाता, कोई नहीं रह पाता। तो ये है। और हरित गृह गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है। तो प्राकृतिक वाला तो फायदेमंद था, लेकिन जो मानव गतिविधियों के कारण से बढ़ा है। और हरित गृह गैसों के उदाहरण आपको पता होना चाहिए। CO2 सबसे ज़बरदस्त है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। तो ध्यान रखिएगा वाटर वेपर भी, H2O भी जो है हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, जलवाष्प भी, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। तो ओजोन भी है, तो ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन से उदाहरण हरित गृह गैसों के याद रखने हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। ये पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे जो है आपसे हमने आपको प्रश्न कराया था 6 से 8 का। तो GS में आपसे पूछा गया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो 1906 में बना था। ये हमने आपको यहाँ बताया था प्रश्न में, तो ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आता है।
और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से पहले जो है 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। आगे बढ़ते हैं। अर्थ आवर ध्यान रखिएगा, इस बार के लिए परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण अर्थ आवर। अर्थ आवर किसे बोलते हैं? तो अर्थ आवर जो है प्रतिवर्ष हम क्या करते हैं, मार्च महीने के अंतिम शनिवार को रात में 1 घंटे के लिए 60 मिनट के लिए 8:30 बजे से 9:30 बजे तक विद्युत लाइट को बंद कर देते हैं। पर्यावरण के रक्षा के लिए, पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित एक जागरूकता कदम है। तो 1 घंटे के लिए हम बंद कर देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ आवर। यानी पृथ्वी के लिए 1 घंटा हम बचा लेते हैं, लाइट बंद कर देते हैं। और ये कहाँ होता है? तो ये कौन कराता है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF की वार्षिक पहल है। तो WWF आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो WWF क्या कराता है? वर्ल्ड जो अर्थ आवर का प्रोग्राम कराता है, हर कार्यक्रम कराता है हर साल। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF आयोजन करता है, ये आपको क्लियर है। और ये ध्यान रखिएगा 8:30 से 9:30 बजे। बाकी इस बार कब हुआ है? 2024 में अर्थ आवर कब मनाया गया? तो 23 मार्च 2024 को, रट लीजिए, 23 मार्च 2024 को अर्थ आवर मनाया गया। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? पीवी संधू, आमिर खान का नहीं याद रखना। पीवी संधू जो अर्थ आवर इंडिया 2024 की गुडविल एम्बेसडर है। तो गुडविल का मतलब होता है जो अच्छे काम के लिए बोला जाता है। तो गुडविल जैसे बोलते हैं ना कि आप हमारी गुडविल में कर दीजिए, चलिए अच्छे के नाते नैतिकता के नाम से कर दीजिए, मानवता के नाम से कर दीजिए। तो गुडविल एम्बेसडर जो है पीवी संधू है। पीवी संधू को आप जानते ही हैं, फेमस जो है मतलब है हमारे देश की। तो अर्थ आवर इंडिया 2024 की गुडविल एम्बेसडर कौन है? पीवी संधू है। करंट के लिए ध्यान रखिएगा। और 23 मार्च 2024 को अर्थ आवर मनाया गया। और कौन आयोजित करता है? तो WWF, ये आपको ध्यान रखना। और 1 घंटे के लिए लाइट इसमें बंद कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में। मुख्यालय कहाँ? नैरोबी, केन्या में, याद रखिएगा। और ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है यूनेप द्वारा दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इनके द्वारा ग्लोबल 500 का पुरस्कार दिया जाता है। ये परीक्षा में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय इनका। वर्ष आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर है WWF, तो WWF 1961 में बना है और मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो ध्यान रखिएगा। और स्लोगन इनका क्या है? फॉर ए लिविंग प्लेनेट, फॉर ए लिविंग प्लेनेट, याद रखिएगा, फॉर ए लिविंग प्लेनेट, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो जायंट पांडा, जो आपसे पूछा गया था, अभी हमने आपको प्रश्न कराया। तो जायंट पांडा, ये चित्र भी दिखा हुआ है। तो WWF के बारे में इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। फिर है IPCC है। तो IPCC जो है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल है। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज पर। और ये जो है क्या करता है? जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देता है। और जो है इसकी रिपोर्ट आती रहती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। 7 इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1922 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज में है। कैम्ब्रिज आपको पता है कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। और ये क्या करता है? तो ये जो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, बर्ड से आप समझ गए, तो ये भारत में इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया को, जिसको IBA बोला जाता है शॉर्ट में, उसकी पहचान करता है, निगरानी करता है। तो इंपॉर्टेंट बर्ड और डाइवर्सिटी एरियाज़ को ये फाइंड आउट करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पीस के बारे में ध्यान रखिएगा। ग्रीन पीस 1971 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, देख लेते हैं, जो आपको बता देते हैं एक बार। बाकी हमने शॉर्ट्स में भी बताया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, TRE में पूछा गया है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, तो उसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। फिर है आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है, महत्वपूर्ण। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इंपॉर्टेंट है। फिर है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 22 मार्च विश्व जल दिवस पूछा जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस भी होता है, हमने आपको बताया कई बार। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को बिहार दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल को हमने बताया था, 24 अप्रैल 1973 को पंचायती राज लागू हुआ था, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। और इसके अलावा जो है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस महत्वपूर्ण है, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस, इस बात के लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस,
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा के बारे में हमने आप एपिसोड में बताया था कि भारत सरकार ने 15 नवंबर, जो कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, उसी दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का 2021 से फैसला किया। ये भी प्रश्न आपको पीआरटी में पूछा गया था, टीआरई 2 में। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया था। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा हुई थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्थापना हुआ 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, पूछा गया कई बार। WWF 1961 में, हेडक्वार्टर ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। सिंबल क्या है? जायंट पांडा है। यूनेप ध्यान रखिए, यूनेप यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये शुरू के 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यूनेप यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम 5 जून 1972 को, तो 5 जून को इसीलिए हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो आपको समझ में आ गया 5 जून को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 5 जून को यूनेप की स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो 1972 में आया, ये आपको ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया भारत में? तो 1973 में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। फिर वाटर एक्ट, जल अधिनियम 1974 में आया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया है। एयर एक्ट, वायु अधिनियम, थोड़ा सा लंबा चौड़ा अधिनियम है, लेकिन वायु अधिनियम सिंपल में समझिए। अगर जल डैश करके अमेंडमेंट करके कुछ होगा, अधिनियम करके होगा, तो जल अधिनियम की बात कर रहा होगा। तो जल से रिलेटेड जब अधिनियम आपसे पूछा जाएगा तो वर्ष 1974, वायु अधिनियम 1981। ब्रैकेट में करके इसको थोड़ा बड़ा भी लिखा जाता है, लेकिन सिंपल में ऐसे ही बोला जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 महत्वपूर्ण है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था और 1989 में इसको लागू कर दिया गया था, तो ये ओजोन के संरक्षण हेतु है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आया था। और अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। तो याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन +5 यानी 5 साल बाद, तो 1992 में 5 जोड़ दिए, तो 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। और इसके अलावा जो आप एक ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ है? तो क्योटो प्रोटोकॉल तो ये 1997 में हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल। और ये जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। फिर पृथ्वी सम्मेलन 2002, 10 साल बाद हुआ था जोहान्सबर्ग में। और फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट महत्वपूर्ण है 2006 में। फिर जो है पृथ्वी सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सम्मेलन जो है, पृथ्वी सम्मेलन रियो +20, पृथ्वी सम्मेलन 2012 रियो, ब्राज़ील में। आगे बढ़ते हैं। पेरिस समझौता, ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, बाकी छोड़ दे रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। तो पेरिस समझौता COP 21 बोलते हैं। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था 2015 में, पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। और लेटेस्ट याद रखिएगा, ये 23वां नहीं याद रखना है, COP 28 नहीं याद रखना 2023 का। 2024 में कहाँ हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन। तो ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 2024 में कहाँ हो रहा है? तो बाकू, अजरबैजान। अजरबैजान एक देश है, बाकू उसका कैपिटल है, राजधानी है। तो बाकू, अजरबैजान में COP 29 हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो ही गया है। तो आपकी क्लास आज की समाप्त होती है। आप कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। बाकी एक और क्लास लगेगा, उसमें आपका जो बचा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका लगभग कंप्लीट हो गया। 7 क्लासेस की आवश्यकता नहीं है। हम इनिशियली 7 क्लास आपसे बोले थे, लेकिन हमने आपको बड़ी बड़ी क्लासेस दी। हमने आपको बोला था कि 30 मिनट्स में हम 7 क्लासेस में कवर कर लेंगे, लेकिन हमने आपको 1-1 घंटे से ऊपर की क्लासेस दी, तो इसलिए आपका कंप्लीट हो गया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना आपको पढ़ाया गया उसको उतने ही अच्छे से पढ़ लीजिए। शॉर्ट्स देखिए चैनल पे, क्विज जरूर अटेम्प्ट करिए। क्विज हम अपडेट कर देते, कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाते, लेकिन अब आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो रहा है। कल तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसके बाद अच्छे से मेहनत कर पाएंगे क्विज वगैरह पे भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।